Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli. प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मार्क्स देखे जो कि क्वालिटी की श्योरिटी देते हैं और आपको भी चेक करने चाहिए बिफोर परचेजिंग एनीथिंग। अब इस वीडियो से लगातार हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे जो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे, जिसमें शुरुआत हम करेंगे हमारे इस केस से जिसका नाम है जोस फिलिप मैम्पिली वर्सेस प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड एंड ANR। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू ये नाम कैसे फिक्स होते हैं। दो लोगों के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो केस का नाम दिस वर्सेस दिस पड़ जाता है, एज सिंपल एज दैट। अनलेस एंड अनटिल ये क्रिमिनल केस नहीं है, क्योंकि अगर क्रिमिनल केस हुआ तो आपने स्टेट के अगेंस्ट कुछ किया है तो वहां पे फिर हो जाता है केस फॉर से कर्नाटका में हुआ है कोई, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस जिस इंसान ने वो पर्टिकुलर कांड किया होगा जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है उसका नाम। सो सिविल केसेस दोनों पार्टीज के लिखे जाते हैं नाम, केस का नाम जब भी लिखा जाता है, और क्रिमिनल केसेस में स्टेट का नाम अलॉन्ग विद दैट पर्सन जिसके अगेंस्ट केस हुआ है। इस तरह से हम नाम लिखते हैं। तो क्योंकि ये सिविल केस है तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज का नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट है जोस फिलिप मैम्पिलिन एंड सेकेंड है हमारा प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। सो ये हो गया केस का नाम, और मैंने आपको पढ़ना भी बता दिया किस तरह से पढ़ते हैं। अब इस केस में हुआ क्या था मैं वो बता देती हूँ। देखिए, एक इंसान था जिसने बड़ी खुशी के साथ, बड़ी ही ज्यादा खुशी के साथ क्या खरीदी थी? कार खरीदी थी। बेचारा नई नई गाड़ी खरीद के आया, वो भी कब? दिवाली पे। दिवाली नहीं, धनतेरस बोल देते हैं। धनतेरस में इसने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने परिवार के लिए गाड़ी खरीदी। चेहरे की खुशी तो समाई नहीं जा रही थी। फर्स्ट गाड़ी थी इंसान की। मैंने देखा है फर्स्ट गाड़ी लोगों के लिए बहुत स्पेशल होती है। पता नहीं क्यों मेरा अटैचमेंट नहीं है गाड़ियों के साथ इतना, अनलेस एंड अनटिल आई विल गेट अ थार और समथिंग, मतलब मेरे को जिप्सी विप्सी चाहिए, वो मिल जाएगी तो शायद मेरी भी अटैचमेंट हो जाए। तो धनतेरस पे इस भाई साहब ने खरीद ली गाड़ी। आंखें भी बना देते ना। अभी घर लेके गए, मजे में इन्होंने अपने पूरे परिवार को बोला चलो बैठो एक राइड दिला के आता हूँ। परिवार वाले भी ठूस ठूस के भर गए कि चलो घर में नई गाड़ी आई है, पहली गाड़ी है घर की। 5 सीटर कार को इन्होंने 8 सीटर बना दिया। इंडिया में यही होता है। सब बैठे मजे से। फॉर से ये भोपाल में थे तो ये लेक व्यू ही जाएंगे। भोपाल में जिसको भी आउटिंग करनी होती है बस लेक व्यू पे ही पहुंच जाता है हमेशा। सो ये लेक व्यू पे चले गए। वैसे हम भी यही करते हैं, हमारे घर मेहमान आते तो हम उन्हें दिखाने के लिए लेक पे ही लेके जाते हैं। चलो तुम्हें भोपाल का सबसे बड़ा लेक दिखाते हैं। लेक पे गए, मजे से उतरे, वहां पे कुल्फी वुल्फी खाई, वापस गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चली ही नहीं। लोग बाग देख रहे, नई गाड़ी है, गाड़ी चल ही नहीं रही। ये इंजन में बार बार ऐसे आवाज करते रहे, गाड़ी चलाने की कोशिश करते रहे। फिर इनको लगा शायद मुझे आती नहीं है गाड़ी चलानी, मैंने नई नई ली है। तो इन्होंने अपने एक ड्राइवर दोस्त को बुला लिया। इन्होंने बोला आज ज़रा गाड़ी चल नहीं रही है मुझसे। वो ड्राइवर दोस्त आया, उसने भी चलाई, उससे भी नहीं चली। बेचारे ये तो एम्बैरेस हो रहे क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं इनकी गाड़ी नहीं चल रही है। होता है ना, इंडिया में ये चीज़ बहुत है। मतलब क्राउड में अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाए ना, आपको एक एक इंसान से इतने फेशियल एक्सप्रेशन मिलते हैं। ऐसा मानो रेड लाइट पे हो, तुम्हारी गाड़ी वहां पे बंद हो गई है, तुम्हारे पीछे बहुत ट्रैफिक है और रेड से ग्रीन सिग्नल हो गया। बस उस टाइम तुम देखना क्या गंदे रिएक्शन तुम्हें मिलेंगे। यहाँ से जाने वाला इंसान, यहाँ से जाने वाला इंसान, मतलब ऐसा लगता है तुमने उनके 2 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, ऐसा रिएक्शन देंगे वो तुम्हें। ऐसा होता है इंडिया में। वो आपको एम्बैरेस फील करा देते हैं अगर आपकी गाड़ी जैसी चीज़ें बंद हो जाती है जिन पे आपका कंट्रोल भी नहीं है। तो ये बेचारे एम्बैरेस हो कि वहाँ पे खड़े हुए हैं साइड में, अब क्या ही कर सकते हैं। ड्राइवर दोस्त आया, उसने खोला, गाड़ी चलाई, नहीं चली। बोनट खोला, देखा, उसको तो बहुत कुछ खराब लगा।
उसने बोला कहाँ से लेके आया ये गाड़ी, मुझसे पूछ तो लेता, मुझे दिखा तो लेता। इसने बोला यार मुझे लगा सरप्राइज देता हूँ सबको। उसने बोला क्या सरप्राइज, तेरे को ये शौक मिलने वाला, गाड़ी की हालत बहुत खराब है। इसको तो आया बड़ा गुस्सा, ये गया उस डीलर के पास जिससे वो खरीद के लाया था। बोला मैंने तुमसे नई गाड़ी परचेज की और तुमने मुझे क्या थमा दिया, चल भी नहीं रही है, इतनी बेकार गाड़ी है। डीलर बोला मैं आपको जानता हूँ क्या। ऐसा हुआ मेरे साथ आज, मैं ऑफिस आई आज बड़े दिनों बाद और मेरे एक फ्रेंड मुझसे बोलते हैं अरे आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई है ना। आई वाज लाइक आप, मैं आपको जानती हूँ क्या। बिल्कुल वैसे ही डीलर ने बड़े मज़े से उसको बोला मैं आपको जानता हूँ क्या। उसने बोला जानते तो थे, गाड़ी तो मैंने तुमसे ही खरीदी थी, अब तुम बन रहे हो तो वो अलग बात है। उसने बोला चलो देख लूँगा मैं तुम्हें, कोर्ट में देख लूँगा। ये भाई साहब को इतना तो पता था कि कोर्ट जाया जा सकता है, फट से पहुँच गए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट क्यों जाएंगे, ये तो चलो 20 लाख से कम की गाड़ी होगी, चलो ये पहुँच गए डिस्ट्रिक्ट फर्म में। डिस्ट्रिक्ट फर्म में गए तो डिस्ट्रिक्ट फर्म ने बोला हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमने गाड़ी को टेस्ट करवाया नहीं। थोड़ी स्टोरी रुक गई, बीच की स्किप कर दी। डिस्ट्रिक्ट फर्म के पास केस गया, डिस्ट्रिक्ट फर्म ने बोला लाओ गाड़ी लेके आओ। अपने बंदे को भेजा कि जाओ लैब में टेस्ट करा के आओ। उसने टेस्ट कराया, बिल्कुल सही आया। डिस्ट्रिक्ट फर्म ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, बुलाओ उस डीलर को। उसको नोटिस भिजवाया, डीलर आया, मैन्युफैक्चरर आया, बोला तुम्हारी गाड़ी बहुत वाहियात निकली है। इसने बोला सर हमें नहीं पता ऐसा कुछ है। उन्होंने बोला मैं बता रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट फर्म हूँ, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी गाड़ी वाहियात है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस इंसान को गाड़ी रिपेयर करके देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट और इंजन को चेंज करके देना है। क्या क्या करना है डीलर को और मैन्युफैक्चरर को, इस इंसान को जिसने गाड़ी खरीदी थी फ्री ऑफ कॉस्ट पहले तो रिपेयरिंग करके देनी है और उसके साथ इंजन भी चेंज करके देना है। चलो भाई बहुत बढ़िया, हो गई दोनों चीजें। अब डीलर और मैन्युफैक्चरर जा रहे थे घर, ये नतीजा सुन के उन्होंने बोला मज़ा नहीं आया, ऑर्डर बढ़िया नहीं लगा, चलो हम ऊपर वाली अथॉरिटी के पास चलते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट फर्म के अगेंस्ट अपील लेके वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे स्टेट कमीशन के पास। बताया था ना अभी प्रीवियस वीडियोस में। तो स्टेट कमीशन के पास गए, उन्होंने बोला सर ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट फर्म ने नतीजा दिया, हमें तो सही नहीं लगा, बिकॉज हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम नहीं चाह रहे ऐसा हम कुछ करें। स्टेट कमीशन ने बोला नहीं हम टेस्टिंग कराते हैं फिर से उन्होंने टेस्टिंग कराई, पता चला हाँ गाड़ी तो ख़राब है। तो स्टेट कमीशन ने बोला नहीं गाड़ी तो आपको रिपेयर करके देनी पड़ेगी, लेकिन जो ये इंजन चेंज होने की वाली बात है ना वो हम नहीं मानते, तो आप इंजन चेंज मत कराइए, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी रिपेयर कर दीजिए। अब आप ये सोचो कि क्या डीलर और मैन्युफैक्चरर को इंजन चेंज करके देना पड़ेगा या नहीं। ये था पूरा केस, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपको केस यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज। ये बोलते हैं अ डीजल कार परचेज बाय अपेलेंट कंज्यूमर वाज फाउंड डिफेक्टिव। एक डीजल कार खरीदी थी उसने जो कि उसे डिफेक्टेड मिली। द डिफेक्ट्स इन द कार वर नॉट रिमूव्ड बाय द डिफेंडेंट्स। डिफेंडेंट्स वो इंसान होते हैं जो अपने आप को डिफेंड करते हैं, जिनके अगेंस्ट केस लगा होता है। मैं अगर आपके ऊपर केस करूंगी तो आप उसे डिफेंड करेंगे तो आप डिफेंडेंट कहलाए जाएंगे। तो डिफेंडेंट्स ने बोला कि नहीं गाड़ी में कोई वो नहीं है, डिफेक्ट्स हम तो नहीं रिमूव करने वाले अगर हैं भी तो। कमिश्नर अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट फर्म फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द कार। जो कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट फर्म ने अपॉइंट किया था, टेस्ट कराया जिसने गाड़ी को, उसने देखा कि गाड़ी में एक्चुअली बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। Consequently, the district firm directed repair of car free of cost and replacement of engine. डिस्ट्रिक्ट फर्म ने बोला कि कार को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करो और इंजन को रिप्लेस करो। फिर उसके बाद यहाँ वाली लाइन यहाँ पे इन्होंने खाई हुई है कि भैया अपील गई थी स्टेट कमीशन के पास, डायरेक्टली लिखा हुआ है द ऑर्डर वाज अपहेल्ड बाय स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन ने अपहेल्ड किया उस ऑर्डर को, मतलब बोला कि हाँ ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन की डायरेक्शन को इन्होंने रद्द कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। लिख लिया? अब मैं बताऊं आंसर। आंसर इज नहीं होगा रिप्लेसमेंट इंजन का। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फर्म कहाँ आती है? नीचे। स्टेट कमीशन कहाँ आती है? ऊपर। उसके ऊपर कौन आता है? नेशनल कमीशन। ये जो बोलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या ये जो बोलेगा?
कौन से की बात ज्यादा मानी जाएगी? तुम कुछ बोल रहे हो और तुम्हारी मम्मी कुछ बोल रही है, किसकी बात मानेंगे पापा? वो होता है कई बार बच्चों की बात मान लेते हैं, लेकिन वैसे हायरार्की वाइज चले। तुम कुछ बोल रहे हो और क्लास टीचर कौन कुछ बोल रही है, प्रिंसिपल किसकी बात मानेगा? अगर तुम प्रिंसिपल के फेवरेट तो हो सकता है तुम्हारी बात मान ले, अदरवाइज नहीं मानेगा। सो हमेशा लोअर बॉडी की कम सुनी जाती है। तो लोअर बॉडी ने एक्सचेंज करने मतलब रिप्लेस करने को भी बोला था, वो नहीं माना जाएगा। स्टेट कमीशन ने बोला रिप्लेसमेंट नहीं होगी, बाकी तुम्हें डिफेक्ट्स क्लियर करके देने पड़ेंगे। सो ये था तुम्हारा फर्स्ट केस, ठीक है। जोस फिलिप मैमपिलिल वर्सेस मेसेस प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड एंड A&R। सो ये तो इसमें बस इतनी सी केस थी। अब आई एम नॉट श्योर कि मुझे सारे एक ही में कवर करने चाहिए। लेट्स डू इट दिस वे कि सारे केसेस हम एक ही में कवर कर देते हैं इसी एक वीडियो में, है ना। ज़्यादा बड़े तो केसेस है नहीं, तो डायरेक्टली जंप करते हैं हम हमारे सेकेंड केस पे, दैट इज शशिकांत कृष्णा जी डोले वर्सेस श्री कृष्ण प्रसारक मंडली। ओके, थोड़ा सा केसेस ऐसे होते हैं, अटपटे नाम के ही होते हैं। अब इस केस में क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। ओके, सो इसमें एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी छिपी हुई है। इसमें कुछ ऐसा हुआ कि एक माता पिता थे, ठीक है। इनका एक बेटा था, फॉर से एक्स इनका बेटा था और उसको स्विमिंग सीखने का बहुत शौक था। स्विमिंग सीखने का बहुत शौक था। तो भैया देखो, समर वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशंस पे ज़्यादातर स्कूल्स में कुछ ना कुछ कैंप्स लगते हैं। तो एक ऐसा ही स्कूल था जहाँ पे कैंप लगा, जिस कैंप में स्विमिंग भी सिखाई जा रही थी, जिस कैंप में स्विमिंग भी सिखाई जा रही थी। तो इन पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चे को स्विमिंग सीखने के लिए इस कैंप में भेज दें। होते हैं ना समर वेकेशन पे अलग अलग कैंप्स लगते हैं स्कूल में। कोविड में भूल तो नहीं गए, 2 ही साल हुए हैं कोविड को भी, उससे पहले की स्टोरी याद है ना। समर वेकेशंस में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, 2 महीने में आर्ट ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ सिखाया जाता है स्कूल में, अलग अलग 15-15 दिन के सेशन स्टार्ट करके। तो ऐसे ही स्विमिंग का एक सिखाया गया और एक कोच हायर किया गया स्कूल के द्वारा कैंप के लिए, ठीक है। सो हुआ कुछ ऐसा कि एक स्कूल था, वहाँ पे समर वेकेशन में स्विमिंग कैंप चलाया गया, जहाँ पे एक कोच को अपॉइंट किया गया ताकि वो बच्चों को स्विमिंग सिखा सके। 2 पेरेंट्स ने अपने इकलौते बच्चे को, जिसका नाम एक्स है, स्विमिंग सीखने के लिए इस कैंप में भेजा। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि क्योंकि बच्चा नया था, स्विमिंग तो आती नहीं थी, वो तो सीखनी थी, और कोच के पास स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, तो कहीं गलती से बच्चा पानी में चला गया, संभाल नहीं पाया अपने आप को, कोच ध्यान नहीं दे पाया और बच्चा वो वहीं पे डूब गया। डूबने के बाद ऐसा हुआ कि कोच की जैसे ही नजर पड़ी, उसने बच्चे को बाहर निकाला, बच्चे को लेटाया, उसके स्टमक से पानी निकाला, उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया और उसके बाद उसे ले गया पास वाले डॉक्टर के पास, जिसने बोला कि आपको तो इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और जैसे ही ये हॉस्पिटल लेके गया नियरेस्ट, बच्चा नहीं बच पाया एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया। सो हुआ क्या, पेरेंट्स थे, बच्चे को बड़े प्यार से स्विमिंग सीखने के लिए समर वेकेशन में इन्होंने एक स्कूल के कैंप में भर्ती करवाया, जहां एक कोच अपॉइंटेड था। बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाया, बच्चा स्विमिंग सीखते सीखते डूब गया एंड कोच ने बाद में नोटिस किया, तो बच्चे को फट से निकाला, उसके पेट से, उसके स्टमक से पानी निकाला, उसके बाद उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया और फिर एक नियरेस्ट डॉक्टर के पास लेके गया, जिसने बोला इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही लेके गए, बच्चे को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया।
सो अल्टीमेटली बच्चा जो पेरेंट्स ने बहुत प्यार से भेजा था स्विमिंग सीखने के लिए, वो नहीं रहा। अब इन पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे की जान इसलिए गई है क्योंकि स्कूल और उस कोच ने अपनी सर्विसेज में डेफिशिएंसी करी है। हमने भरोसा करके अपने बच्चे को स्विमिंग सीखने के लिए भेजा और हमें भी पता है स्विमिंग में रिस्क होता है, तो हमने ट्रस्ट करके कि सामने वाला उस रिस्क को लेने के लिए तैयार है, इतने पैसे लिए हैं, तो इसलिए हमने अपने बच्चे को भेजा था, लेकिन वो बच्चा कभी वापस नहीं आ पाया है। ये पूरा केस गया कहाँ पे? स्टेट कमीशन के पास, और स्टेट कमीशन ने बोला कि स्कूल की और कोच की गलती है। पर स्कूल और कोच ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कोच का तो ये कहना था कि जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए, मैं डॉक्टर के पास भी लेके गया भाग भाग के, मैं हॉस्पिटल भी लेके गया, तो मेरी तो कोई कमी नहीं है, मैंने पूरी अपनी तरफ से जितना कर सकता था किया। तो उन दोनों ने नाखुश होके स्टेट कमीशन के फैसले के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया। कहाँ पे? नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन में जब केस गया तो नेशनल कमीशन ने भी सेम चीज़ बोली कि हाँ, यहाँ पे स्कूल अथॉरिटीज़ की और उस कोच की गलती है। ये पूरा स्टोरी है। अब मैं आपको बता देती हूँ जो लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। इट सेज, in the case of Shashikant Krishna G. Dole versus Shri Kishan Parashak Mandali, the National Commission held that failure to mount basic safeguards in swimming pool amounts to deficiency in service. आपने बच्चे को वो गार्ड्स नहीं पहनाए थे, वो लाइफ जैकेट नहीं पहनाई थी, जिसके कारण वो डूब गया, तो ये डेफिशिएंसी कंसिडर की जाएगी। जब भी आप किसी को स्विमिंग के लिए अपने यहाँ पे बुलाते हैं तो आपको उन्हें बेसिक लाइफ जैकेट तो देनी चाहिए ताकि वो डूबे नहीं। आपने क्योंकि वो नहीं दी तो ये सर्विसेज की डेफिशिएंसी कंसिडर की जाएगी। आपने अपनी तरफ से प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी है, ऐसा माना जाएगा। A school owned a swimming pool and offered swimming facilities to the public on payment of a fee. एक स्कूल एक स्विमिंग पूल ऑन करता था, उसका ऑनर था, एंड उसने लोगों को, पब्लिक को थोड़ी सी पेमेंट करके उस स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाने का मौका दिया। The school conducted winter and summer training camps to train boys in swimming and for this purpose engaged a coach. स्कूल ने विंटर और समर ट्रेनिंग कैंप्स रखे थे जिससे वो ट्रेन कर सके बॉयज़ को स्विमिंग में, और इसके लिए उन्होंने एक कोच भी हायर किया। The plaintiffs enrolled their son only for learning. ओके, यहाँ पे एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ प्लेंटिफ। नाउ व्हाट इज़ दिस प्लेंटिफ? हम जब भी किसी की शिकायत लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेंट, और जो वो शिकायत फाइल करता है उस इंसान को बोला जाता है प्लेंटिफ। तो यहाँ पे माता पिता शिकायत लेके गए स्कूल की और कोच की, तो वो प्लेंट फाइल करने गए हैं और वो खुद क्या कहलाए जाएंगे? प्लेंटिफ कहलाए जाएंगे। सामने वाली बॉडी क्या कहलाई जाएगी? डिफेंडेंट्स कहलाई जाएगी। ठीक है, तो प्लेंटिफ ने एनरोल किया अपने बच्चे को स्विमिंग सीखने के लिए उस कोच के गाइडेंस के अंडर। It was alleged that due to negligence of the coach, the boy drowned and died. क्योंकि कोच ने नेग्लिजेंस दिखाया तभी बच्चा डूब गया और मर गया। The school denied any responsibility on its part. स्कूल ने फट से हाथ झड़क दिए कि भैया हमारी तो कोई गलती नहीं है। The coach claimed that he had considered experience in coaching young boys in swimming. को मतलब वो भी अपनी डिफेंडेंट, मतलब जो कोच भाई साहब थे वो भी कुछ ना कुछ डिफेंड करने के लिए बोल रहे थे। When the deceased was found to have been drowned, deceased का मतलब होता है जो इंसान अब नहीं रहा। ठीक है, जो इंसान नहीं रहा, जब वो डूबने लगा तो कोच ने उसे पानी से निकाला, उसके स्टमक से पानी निकाला, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दिया और बाद में डॉक्टर के पास भी लेके गया। ये कोच की अपनी तरफ से वो थी डिफेंडेंस में कि भैया मैंने इतना सब किया। द डॉक्टर एडवाइज दैट द बॉय बी टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि बॉय को लेके जाओ नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे बच्चे की मृत्यु हो गई। स्टेट कमीशन हेल्ड दैट स्कूल एंड कोच डेफिशिएंट इन रेंडरिंग सर्विस टू डिसीज्ड। स्टेट कमीशन ने माना कि हाँ, स्कूल और कोच की गलती है, उन्होंने डिसीज को वो जो सर्विसेज देनी चाहिए थी प्रॉपरली नहीं दी। ऑन अपील द ऑर्डर वॉज अपहेल्ड बाय नेशनल कमीशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, स्टेट कमीशन से नाखुश होकर सामने वाली पार्टीज ने अपील फाइल कर दी थी और अगेन फैसला सेम ही आया।
नेशनल कमीशन ने भी यही बोला कि हाँ आपकी गलती है, और इस तरह से ये वाला केस ख़त्म हुआ। सो गलती हुई तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन, कुछ ना कुछ पेनल्टी बेयर करनी ही पड़ी होगी उनको। सो ये था हमारा सेकेंड केस। अब हम बात करेंगे एक और केस के बारे में। ये केसेस देखना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट केस स्टडीज़ भी आपको पता चल जाएंगी किस नेचर की आती हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है केस स्टडीज़ के लिए। यहाँ एक है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी अहमदाबाद के रिगार्डिंग एक केस, वो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इस वाले केस में क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाई जाती हैं, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। हमने एक पॉइंट पढ़ा था रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में कि ये कई बार आपको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, आपके साथ मिल के आपको जो इंसाफ दिलाने वाला है उस लड़ाई में भी आपकी मदद करती है। तो इस वाले केस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हुआ कुछ ऐसे कि एक औरत और एक आदमी थे, बुजुर्ग औरत आदमी थे, ठीक है। तो ये दादा दादी की उम्र के थे। इनको जाना था कहीं से कहीं पे, मतलब इनको ट्रेन से जर्नी करनी थी। इन दोनों ने खरीदी रेलवे टिकट, पैसे भी पूरे पे कर दिए, लेकिन जब टिकट इनके हाथ में आई तो इन्होंने देखा कि उसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना डेट क्लियर है, ना सीट क्लियर है, ना कुछ और क्लियर है, कुछ भी बढ़िया नहीं है, पढ़ा ही नहीं जा रहा। अब बेचारे उम्र में भी बड़े, पढ़ा भी नहीं जा रहा, करे तो करे क्या। तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इनको दोबारा से एक नई टिकट खरीदनी पड़ी। इनको दोबारा से एक नई टिकट खरीदनी पड़ी, मतलब डबल खर्चा हो गया। अब इन्होंने बोला पुरानी टिकट तो हमने इस्तेमाल नहीं की है, तो ये तो काइंड ऑफ हमें इसका रिफंड मिलना चाहिए। तो ये दोनों बहुत समझदार थे, इन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई किया कि भैया रिफंड मिलना चाहिए, हमने टिकट तो इस्तेमाल नहीं किया। रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। अब रिफंड के लिए इन्होंने डाला अपना अहमदाबाद का एड्रेस कि यहाँ पे रिफंड भेज दीजिएगा, मतलब वहाँ पे जहाँ पे लिखा होता है कि रिफंड भेजना कहाँ है, वहाँ इन्होंने डाला अहमदाबाद के एड्रेस पे आपको रिफंड चाहिए, हमें रिफंड चाहिए। लेकिन रेलवे वालों ने कहाँ पे रिफंड भेज दिया, दिल्ली वाले एड्रेस पे भेज दिया। बताओ भैया क्या काम कर रहे हैं लोग। ये और परेशान हो गए। इन्होंने बोला बुढ़ा बुढ़ी हैं हम, मतलब इतनी एज में हम धक्के खा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमने रिफंड भी गलत एड्रेस पे भेज दिया। अब ये बोल रहे हैं कि क्या करें, आगे की लड़ाई कैसे लड़े, हमारे अंदर तो जान ही नहीं है। तो फिर ये गए एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास। इन्होंने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना हुआ था, मतलब इन्होंने 12th क्लास में अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तभी इनको पता था कि ऐसे करके कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास ये गए मदद मांगने के लिए। उन्होंने बोला आपको तो इंसाफ हम ही दिलवाएंगे, आपको जस्टिस तो हम ही दिलवाएंगे। तो बस जस्टिस दिलवाने के लिए दादा दादी को कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन लग पड़ी काम पे। अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि ना सिर्फ इनको टिकट का रिफंड मिला, बल्कि ओल्ड एज में इन्होंने जो धक्के खाए हैं उसका भी कॉम्पेंसेशन मिला। मेंटल प्रेशर जो इनके ऊपर पड़ा, मेंटल हरासमेंट जो इनकी हुई, उसके लिए भी इनको कॉम्पेंसेशन मिला। दोबारा से स्टोरी फटफट से सुन लो। दादा दादी थे, टिकट लेके ट्रेन की कहीं जाने वाले थे, लेकिन जो टिकट इन्होंने खरीदी उस पर ना डेट दिख रही थी, ना सीट दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब मिस प्रिंट था, ये क्या था पढ़ने में ही नहीं आ रहा था। तो इन्होंने वो टिकट छोड़ के दूसरी टिकट खरीदी, लेकिन क्योंकि इन्होंने इस टिकट को इस्तेमाल नहीं किया था तो ये मांग रहे थे उस टिकट का रिफंड। रिफंड इन्होंने मांगा कि अहमदाबाद एड्रेस पे पहुंचा देना, हम वहां रह रहे हैं आजकल, लेकिन रेलवे स्टेशन ने भिजवा दिया वो रिफंड इनके दिल्ली एड्रेस पे। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा था हम करे तो करे क्या। तो ये चले गए हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिन्होंने इसके आगे की बीड़ा अपने सर पे ले ली और बोला अब आपको जस्टिस हम ही दिलवाएंगे। और पूरा जस्टिस ऐसे दिलवाया कि ना सिर्फ इनको रिफंड दिलवाया टिकट का, बल्कि जो इनको मेंटल हरासमेंट हुई थी उसका कॉम्पेंसेशन भी लेके दिया। चलिए पढ़ाती हूँ मैं पूरी स्टोरी आपको। इट सेज
in a case filed by Consumer Education and Research Society SERS अहमदाबाद। ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने ही केस फाइल किया था। मैंने आपको बताया था आपके बिहाफ पे कंप्लेंट कोई और भी फाइल कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, आपके कोई घर वाले कर सकते हैं, लीगल एड कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना हु कैन फाइल कंप्लेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी फट से जाके देख लो। सो इट सेज इन्होंने एक केस फाइल किया था और एक सीनियर कपल के लिए, ठीक है, द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में अहमदाबाद सिटी में, जहां पे इन्होंने रेलवे को रिस्पॉन्सिबल पाया नेग्लिजेंस के लिए और उन्हें डायरेक्ट किया कि 2,000 रुपए तो आप मतलब कपल को दोगे मेंटल एगनी के लिए और 3,000 रुपीज दोगे उनकी कॉस्ट कवर करने के लिए। ये था डिसीजन। अब पूरी स्टोरी आ रही है, वो ऐसी है कि मिस्टर मनमोहन सिंह एंड हिज वाइफ कमलेश had bought a railway journey cum reservation ticket at Ahmedabad for travel from New Delhi to Kanpur Central by Shatabdi Express on 2 December 2001। 2 दिसंबर 2001 में इन्होंने एक टिकट खरीदी न्यू दिल्ली टू कानपुर जाने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस की। कहाँ से खरीदी? अहमदाबाद स्टेशन से खरीदी। ठीक है, कौन किसने खरीदी? मनमोहन सिंह और वाइफ कमलेश ने, दोनों ने मिलकर खरीदी। The details on the ticket including the coach number, the date of journey were illegible, मतलब पढ़े ही नहीं जा रहे थे जो डेट वगैरह लिखी हुई थी। Hence they were forced to buy another ticket for journey from New Delhi to Kanpur। न्यू दिल्ली टू कानपुर जाने के लिए इनको दूसरी टिकट खरीदनी पड़ी क्योंकि वो पुराने वाले पे पढ़ा नहीं जा रहा था। They applied for a refund for the earlier ticket, but as the firm noted, they had suffered much for the purpose। इन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई किया लेकिन उसमें भी इनको बहुत सफ़र करना पड़ा। In spite of the couples giving the Ahmedabad residential address, चाहे इन्होंने अहमदाबाद एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस दिया था रिफंड भेजने के लिए, रेलवे ने दिल्ली एड्रेस पे इनको भेज दिया इनका रिफंड। दे अप्रोच सर्च फॉर हेल्प, इन्होंने सर्च को अप्रोच किया हेल्प के लिए कि आगे की बीड़ा आप उठाइए। सर्च फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट रेलवे बिफोर द कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम अहमदाबाद सिटी। सर्च ने डायरेक्टली एक फाइल कर दिया केस, कहाँ पे? इसमें अंडर सेक्शन 21G एंड 21O, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यू कैन डायरेक्टली राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शंस, ठीक है, रिस्पेक्टिव सेक्शंस। या तो Search claimed that the two senior citizens had to face mental harassment due to the deficiency in the service of railway। इन्होंने बोला कि भैया रेलवेज की डेफिशिएंसी की वजह से, सर्विसेज की डेफिशिएंसी की वजह से इनको बहुत मेंटल हरासमेंट हुआ है कपल को। The railway contended among other things that the firm had no territorial jurisdiction after cancellation of the ticket। The couple were no more consumers in the eye of the law। The complaint was time barred and the railway claim tribunal was the proper forum to entertain the complaint about refund। रेलवे वालों ने क्या बोला कि भैया आपकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती, आपका तो इस चीज पे हक ही नहीं है, ये केस जाना चाहिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के पास। रेलवे की जो अलग से ट्रिब्यूनल बनी हुई है ना जहाँ पे उसके केसेस आते हैं, वहां जाना चाहिए कायदे से। तुम्हारी तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बोले तो कोई भी एरिया क्या होता है? टेरिटरी होता है, उसके ऊपर अगर आपका कंट्रोल है तो वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन कहलाई जाती है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो कपल को कायदे से रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए। इनके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती क्योंकि एक बार टिकट अगर आपके यहाँ पे कैंसिल हो गया तो आप तो कंज्यूमर रहे ही नहीं ना, ये उनका कहना था। द फर्म हाउएवर ऑब्जर्व दैट द कपल्स डिफिकल्टीज अमाउंटेड टू रेलवेज डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड ऑर्डर्ड इट टू पे दिस। फर्म ने नोटिस किया कि कपल की जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो रेलवे की डेफिशिएंसी की वजह से हुई है, इसलिए उन्होंने ये सब पे करने के लिए बोला। द फर्म डिड नॉट डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ रिफंड व्हिच इज सेड वाज टू बी एक्सक्लूसिवली डेल्ट विद द रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। ओके, फर्म ने यहाँ पे एक चीज एक्सेप्ट की कि रिफंड का जो अमाउंट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो ये पर्टिकुलर जो क्लेम ट्रिब्यूनल बना हुआ है वही बताएगा, लेकिन मैं आपको जो ऊपर से उनको हरासमेंट वगैरह हुई है उसका अमाउंट जरूर बताऊंगा। सो हुआ क्या कि भैया उन्होंने रेलवे की बोली हुई बात कि ये तो कंज्यूमर है नहीं, आपका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है नहीं, ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए, उनमें से कुछ पॉइंट से अग्री किया और बोला कि हाँ ये रिफंड का जो अमाउंट है वो आपको मतलब क्लेम ट्रिब्यूनल से ही लेना पड़ेगा, रेलवे का जो स्पेसिफिकली बना हुआ है। बाकी जो आपको मेंटल हरासमेंट हुई है उसके लिए मैं आपको कॉम्पनसेशन लेके दूंगा। तो ये 2000-3000 जो लेके दिए हुए हैं वो मेंटल हरासमेंट और उन सब चीज़ों के लिए लेके गए हैं, कॉस्ट वगैरह जो उनकी इनकर हुई है उसके लिए।
ठीक है। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर केस खत्म हुआ और वो भी खुश सब खत्म हो गया। सो हमने पढ़े हैं 3 केसेस इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और अब इसके बाद क्या, इसके बाद चैप्टर खत्म, मतलब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने एक भी वीडियो स्किप किया फटाफट जाके देख लो जल्दी से, मतलब देर मत लगाओ उसमें, क्योंकि अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक और चैप्टर बचा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वाली वीडियोस में क्या आने वाला है, इसके बाद आएंगे हाईली एक्सपेक्टेड केस स्टडीज। केस स्टडीज तो हमारा मतलब वो बोलते हैं ना होली बुक है, वो तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसके बाद इस चैप्टर की केस स्टडीज आएंगे और थोड़े बहुत एमसीक्यूज आएंगे, वो ज़रूर देखिएगा आप। और उसके बाद फाइनली लास्ट चैप्टर एंड देन उसके बाद कुछ नहीं, मस्ती करेंगे फिर बहुत। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडीज के साथ। कोई भी डाउट है इस वीडियो में या प्रीवियस वीडियोज़ में वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है गेट नोट्स फ्रॉम हियर। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, इसके अलावा कितना बोल लिया मैंने, काउंट द नंबर ऑफ इसके अलावा। चलिए मैं दोबारा से वही बोलने वाली थी। मैं आपको ये भी बता दूं, अब हम ना सिर्फ YouTube पे बल्कि हम वेबसाइट पे भी, मतलब आपके गूगल पे भी, और इसी के साथ साथ एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं। आपको बस जाना है गूगल स्टोर में और जाके वहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स एप्लीकेशन सर्च करना है। यू विल गेट द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन सी द वीडियोज़। इसके अलावा आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है magnetbrains.com, वहाँ से भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो हम हर जगह हैं, बस आपको हमें खोजना है, दैट्स इट। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसमें, है ना। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।